स्लाइडस्कोप आप सभी का स्वागत करता है सी शार्प के इस नए ट्यूटोरियल में, जिसको कि हम लोगों ने प्रिपेयर किया है उन लोगों के लिए जो सी शार्प या ASP.NET की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ASP.NET फ्रेमवर्क है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है और सी शार्प एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और अगर हम सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ASP.NET फ्रेमवर्क के साथ इस्तेमाल करते हैं तो हम बहुत पावरफुल वेब एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप या विंडोज़ एप्लीकेशंस, वेब सर्विसेज एट्सेट्रा बना सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। ये हमारा पहला वीडियो है इस सीरीज़ का और इस वीडियो में हम सी शार्प के बेसिक्स से शुरू करेंगे। ये वीडियो आपको समझाएगा कि सी शार्प क्या होता है, सी शार्प कैसे वर्क करता है। हमने इंटरनेट पे मौजूद बहुत सारे रिसोर्सेज से एक अपना ट्यूटोरियल तैयार किया है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट हो, कुछ और भी बहुत अच्छे सोर्सेज हैं जहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सी शार्प के फीचर्स पे कुछ नज़र डालते हैं। ये एक ब्लॉक डायग्राम कह सकते हैं इसे। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सी शार्प के क्या क्या फीचर्स हैं। सी शार्प एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मॉडर्न टाइम्स में इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। सी शार्प लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। सी शार्प के अंदर हम लोग क्लासेस बना सकते हैं। हम क्लास में उसकी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को हम बना सकते हैं ताकि वो सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को एक्सेस कर सके। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से कोड लिखना काफ़ी आसान हो जाता है। आपकी कोड की रीयूजेबिलिटी, यानी एक ही कोड को हम कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ये टाइप सेफ है। इसमें इंटर ऑपरेटबिलिटी होती है। अभी ये क्या होती है ये हम डिस्कस करेंगे। ये स्केलेबल और अपडेटेबल है, यानी कोई भी सी शार्प एप्लीकेशन जो हम बनाते हैं उसको हम स्केल अप कर सकते हैं। काफ़ी बड़े लेवल पे भी ये बनाई जा सकती है। हम इस कोड को बाद में आके अपडेट भी कर सकते हैं। ये एक कंपोनेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कंपोनेंट ओरिएंटेड एंड इंटर ऑपरेबिलिटी पे हम अभी डिस्कशन करेंगे। ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस पे भी हम अभी डिस्कस करेंगे आगे की स्लाइड्स में। सी शार्प के लिए जो लाइब्रेरीज मौजूद हैं, जो मॉड्यूल्स मौजूद हैं, वो बहुत ही रिच है। हमारे पास बहुत अच्छी लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं जिनसे कोई भी काम करना बड़ा इजी हो जाता है। इन लाइब्रेरीज़ की मदद से किसी भी टाइप के ऑपरेशंस बड़े इजी हो जाते हैं। सी शार्प फास्ट स्पीड है, मतलब ये काफ़ी तेज़ काम करती। सो इंटर ऑपरेबिलिटी प्रोसेस इनेबल्स द सी शार्प प्रोग्राम टू डू ऑलमोस्ट एनीथिंग दैट अ नेटिव C++ एप्लीकेशन कैन डू। इंटर ऑपरेबिलिटी एक ऐसा फीचर है सी शार्प का जो सी शार्प को सशक्त बनाता है ताकि सी शार्प प्रोग्राम वो सब कुछ कर सके जो कोई नेटिव C++ एप्लीकेशन कर सकती है। हम लोगों ने बात की थी कि ये कंपोनेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। सो कंपोनेंट ओरिएंटेड में पहले ये समझते हैं कंपोनेंट क्या है। सो कंपोनेंट इज़ अ सॉफ्टवेयर पैकेज that encapsulates data and functionality। डेटा और फंक्शनैलिटी या फंक्शंस को हम सिंपल कह सकते हैं। दो चीज़ें होती हैं, डेटा और फंक्शंस। हम लोग आगे भी पढ़ेंगे इनके बारे में काफ़ी। तो उनका इनकैप्सुलेशन, एक तरह से प्रोटेक्शन जो है किया जा सकता है। ये ऊप्स की तरह से है। जिस तरह से ऊप्स में हम किसी क्लास में जो फंक्शंस या वेरिएबल्स डिफ़ाइन करते हैं, हम इनकैप्सुलेशन कर सकते हैं कि वो फंक्शंस या वेरिएबल्स, उनका स्कोप क्या होगा, उनको क्लासेस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं,
क्या क्लासेस उन फंक्शंस और वेरिएबल्स में ऑब्जेक्ट्स जो बनेंगे उन क्लासेस के, उन वो क्लासेस उन फंक्शंस और वेरिएबल्स को क्या मॉडिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जब आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर क्लियर है तो आपको ये सब समझ में आएगा। अगर नहीं क्लियर है तो हम लोग अपने आगे के वीडियोस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे भी काफ़ी कुछ चर्चा करेंगे। सी शार्प एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हम प्रोग्राम को कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। प्रोग्राम को जब हम ब्रेक करते हैं तो हम फंक्शंस के द्वारा ब्रेक करते हैं। सपोज़ हमारे किसी प्रोग्राम में कोई एक बड़ा टास्क होना है, बट उस बड़े टास्क को हम कई छोटे छोटे फंक्शंस में तोड़ सकते हैं और ये स्टेप बाय स्टेप होता है। सो हम छोटे छोटे फंक्शंस में जब काम करते हैं, छोटे छोटे फंक्शंस में अपने बड़े से प्रोग्राम को ब्रेक कर लेते हैं तो उसको समझना और उसमें आगे काम करना बड़ा आसान हो जाता है। तो सी शार्प एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इस सेंस में। तो ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं सी शार्प के जो हम लोग के कुछ फीचर्स थे, और इन्हीं फीचर्स को हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी किया है। जो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो जानना ज़रूरी है सी शार्प के बारे में। सी शार्प पे अगर आपको अगर ये चीज़ें अभी नहीं समझ में आ रही हैं तो जैसे जैसे आप आगे हम लोग के ट्यूटोरियल्स को फॉलो करेंगे या आप काम करेंगे सी शार्प पे, ASP.NET फ्रेमवर्क पे, तो आपको जो है ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। नाउ सी शार्प जो है, कुछ इंट्रोडक्शन इसका और हम देते हैं फीचर्स के अलावा, ये .NET फ्रेमवर्क का पार्ट है। ठीक है, हम सी शार्प को .NET फ्रेमवर्क के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी .NET एप्लीकेशन या .NEट फ्रेमवर्क पे बेस्ड एप्लीकेशन सी शार्प का यूज़ करके बनाई जा सकती है, जैसा हम लोग ने अभी जाना। अब हम ये भी जानते हैं कि सी शार्प या .NEट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके हम क्या क्या बना सकते हैं, किस टाइप के एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो सी शार्प का इस्तेमाल करके हम विंडोज़ एप्लीकेशन बना सकते हैं। विंडोज़ एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जिसे हम कहते हैं, कई सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जिनको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बस आपके कंप्यूटर में ही चलने लग जाते हैं। सो हम वो बना सकते हैं। वेब एप्लीकेशंस हम बना सकते हैं। जैसे वेब एप्लीकेशंस में जैसे फेसबुक एक वेब एप्लीकेशन है, या कोई शॉपिंग वेबसाइट आप देखते हैं वो एक वेब एप्लीकेशन है। तो हम लोग कोई भी वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसमें एक बहुत बड़ा या छोटा डेटाबेस हो, उस डेटाबेस से डेटा लाना ले जाना, उस वैल्यूज़ को डेटाबेस में स्टोर कराना, वैल्यूज़ को डेटाबेस से रिट्रीव करा के उसमें कुछ ऑपरेशंस करना, ये सब हम वेब एप्लीकेशंस के पार्ट में कर सकते हैं। सी शार्प का इस्तेमाल करके हम लोग वेब सर्विसेज भी बना सकते हैं। वेब सर्विसेज काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। वेब सर्विस क्लाइंट और सर्वर एप्लीकेशंस होती हैं जो कि आपस में कम्युनिकेट करती हैं। आपस में ये लोग एक दूसरे से डेटा आदान प्रदान कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी HTTP के द्वारा। जब कोई क्लाइंट और सर्वर एप्लीकेशन HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा कम्युनिकेट करती है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यह किसी वेब सर्विस के थ्रू हो रहा है। हम इन चीज़ों के बारे में भी आगे काफ़ी कुछ डील करेंगे। सी शार्प में जो एप्लीकेशंस बनती हैं ये मल्टी प्लेटफॉर्म होती हैं, जैसे कि सी शार्प, विजुअल बेसिक, C++, कोबॉल, इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं ये इस फ्रेमवर्क का यूज़ कर सकती हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि सी शार्प ही केवल ऐसी लैंग्वेज है जो .NEट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर सकती है। हम लोग .NEट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके C++, विजुअल बेसिक एक्सेट्रा लैंग्वेजेस में भी काम कर सकते हैं। और जो फ्रेमवर्क है इसकी हेल्प से ये लैंग्वेज कम्युनिकेट भी कर सकते हैं एक दूसरे से। ये हम लोग का एक एग्जाम्पल प्रोग्राम है
जब भी आप कभी कोई सी शार्प एप्लीकेशन पहली बार रन करेंगे, कोई कंसोल एप्लीकेशन, तो आपको कुछ इस तरह का प्रोग्राम दिखेगा। और हम लोग ने यहाँ पे ये दिखाया है कि हम किस तरह से जो हेलो वर्ल्ड, हर प्रोग्रामर इस पर्टिकुलर पेयर ऑफ वर्ड्स से फेमिलियर है कि जब भी कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीखते हैं, सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये पहला ऐसा मेथड है सी शार्प में जिसके थ्रू हम ये कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। क्लास प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम एक क्लास का नाम है, ये नाम हम देते हैं। क्लास एक ऐसा कीवर्ड है जो सी शार्प में पहले से रजिस्टर्ड है कि इसके इस तरह से लिखने पे एक क्लास डिफाइन की जा सकती है। जब भी कभी कोई क्लास डिफाइन की जाती है तो कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये कर्ली ब्रैकेट्स हमें ये शो करते हैं कि ये क्लास यहाँ पे शुरू हो रही है और यहाँ पे बंद हो रही है। क्लास के अंदर या तो हम कोई डेटा या वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं या डिफाइन करते हैं या कुछ फंक्शंस क्रिएट करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम सी शार्प में कोई भी एप्लीकेशन रन करते हैं, एक स्टैटिक वॉइड मेन जो है फंक्शन ये चालू हो जाता है और ये फंक्शन यहाँ पे एक आर्गुमेंट भी ले रहा है, स्ट्रिंग्स को एज एन आर्गुमेंट ले रहा है। system.console.writeLine हेलो वर्ल्ड, ये सब चीज़ें क्या हैं ये हम आगे आपको एक्सप्लेन करते हैं। पहली चीज़, क्लास। क्लास एक कीवर्ड है जिसका इस्तेमाल किया जाता है सी शार्प या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी क्लास को डिफाइन करने के लिए। क्लास दोस्तों बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है। क्लास एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिस ब्लूप्रिंट के ज़रिए हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे आने वाले ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कैसे होंगे। सपोज़ कीजिए मैं एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि हमने कहा क्लास बीजी रेड। मान लीजिए एक क्लास है जिसका नाम है बीजी रेड और उसमें हमने कहा कि बैकग्राउंड कलर रेड होगा। तो इससे क्या होगा कि अब इस क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। और मान लीजिए इमेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ये। या आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि जैसे कभी आपका घर बनता है तो घर बनते समय पहले आर्किटेक्ट जो है एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है या एक नक्शा तैयार करता है और उसी नक्शे के आधार पे घर बनता है। तो हमारा घर एक तरह से ऑब्जेक्ट है उस क्लास का। अब मान लीजिए कोई अपार्टमेंट है, उसमें 10 घर हैं और सभी 10 के 10 घर 3 BHK हैं और सबका एक ही नक्शा है। तो आप किसी भी घर में चले जाइए, आपको सब एक ही जैसे नज़र आएंगे क्योंकि वो सब किसी एक नक्शे पे बनाए गए हैं, यानी एक क्लास पे बनाए गए। उस क्लास में कुछ डेटा था कि कमरों का साइज़ क्या होगा, कितने चौड़े होंगे कमरे, कितने लंबे होंगे, दरवाजे किस जगह पे होंगे। तो ये सब चीज़ें तो वैसे ही यहाँ पे प्रोग्रामिंग में भी होता है। यहाँ पे हम कुछ फंक्शंस डिफ़ाइन करते हैं, हम अपने प्रोग्राम को कुछ फंक्शनैलिटी डिफ़ाइन करते हैं कि ऐसा करो। सो जो यहाँ पे बस ये क्या करेगा कि system.console.writeLine कंसोल में लिख देगा हेलो वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम उस क्लास का नाम है। यहाँ पे भी हम लोग यही बोल रहे हैं, अ क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, राइट। एक टेम्पलेट जैसा होता है। इट कैन हैव डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स, यानी कि यहाँ पे डेटा मेंबर्स हो सकते हैं जैसे वेरिएबल्स या मेथड्स हो सकते हैं। हमारे इस केस में सिर्फ एक ही मेथड है और उस मेथड का नाम है मेन। यहाँ पे जो मेन शब्द है ये एक मेथड है। क्लास कीवर्ड है, प्रोग्राम क्लास का नाम है। स्टैटिक, अगेन ये कीवर्ड क्या करता है? स्टैटिक एक कीवर्ड है जो ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं है इस स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए। इससे हमारी मेमोरी बचती है। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है उसके फंक्शंस को, उसके डेफिनेशंस को एक्सेस करने के लिए। तो स्टैटिक इज़ अ कीवर्ड विच मीन्स नो दैट देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड टू एक्सेस द स्टैटिक मेंबर्स।
इससे हमारी मेमोरी बचती है। कोई भी स्टैटिक क्लास के हम इंस्टेंस नहीं बना सकते हैं, और कोई भी स्टैटिक क्लास जो है वो केवल स्टैटिक मेंबर्स ही अपने आप में रखती है। जब हम लोग ऊप्स के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, हम आपको ऊप्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बताएंगे, तब आपको ये चीज़ें और क्लियर होंगी कि इंस्टेंस क्या होता है। कोई भी क्लास होती है उसकी कोई इंस्टेंस बनाई जाती है ताकि वो उस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सके। तो अगर कोई स्टैटिक क्लास है तो उसकी इंस्टेंस नहीं बनाई जा सकती, और इसमें केवल स्टैटिक मेंबर्स ही हो सकते हैं। आपके पास कोई ऐसी क्लास हो सकती है जिसमें कोई वेरिएबल हो सकता है जो कि हमेशा सेम ही रहे, ठीक है। मतलब ऐसा कि चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए, कोई ऐसा वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। ऐसा कोई मेंबर स्टैटिक मेंबर कहलाता है क्योंकि वो सेम ही रहेगा। अब इस फंक्शन में और भी बहुत सारी चीज़ें यूज है, जैसे void नाम का एक कीवर्ड यूज हुआ है। तो void इज द रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड, ठीक है। जो भी ये मेथड हमने बनाया है ये इसका रिटर्न का टाइप है। void कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ठीक है। इसी वजह से रिटर्न स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। रिटर्न मतलब कि जो मेथड है वो क्या आउटपुट देगा, उसका टाइप क्या होगा। void का मतलब होता है खाली, एक तरह से, ठीक है। मेन मेथड का नाम है, जैसा हम लोग ने पीछे भी डिस्कस किया था, मेन मेथड का नाम है। ये किसी भी C# में ये एक एंट्री पॉइंट होता है। तो C# प्रोग्राम जो होगा वो पूरा इसी के बीच में शुरू होगा, ठीक है। ये एंट्री पॉइंट है एक तरह से। कोई भी C# प्रोग्राम इस एंट्री पॉइंट के बिना शुरू नहीं हो सकता। Whenever we run the C# program, main method is invoked first before any other method. It represents startup of the program. जब भी हम कोई C# प्रोग्राम रन करेंगे तो सबसे पहले मेन मेथड ही इन्वोक होगा, उसके बाद ही कोई अलग मेथड। बहुत सारे, जैसा हमने कहा कि बहुत सारे फंक्शंस में हम अपने C# प्रोग्राम को ब्रेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेकिन ये मेन मेथड इन्वोक होगा। आप अगर प्रोग्रामिंग में नए हैं, आप अगर C# पहली बार या इसको देख रहे हैं, तो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर याद होना चाहिए अच्छे से। इस स्ट्रक्चर में मौजूद हर एक कीवर्ड का आपको कायदे से ज्ञान होना चाहिए। अब हम आते हैं स्ट्रिंग और स्क्वायर ब्रैकेट्स ARGS। ये क्या चीज़ है? जैसा हमने कहा कि ये आर्ग्यूमेंट्स है। कोई भी मेथड के अंदर आर्ग्यूमेंट हम देते हैं। आर्ग्यूमेंट्स को समझने के लिए हम एक यहाँ पे एग्जांपल रन करते हैं। जैसे हमने कहा कि सम, तो सम हमारा एक मेथड है और इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स है x और y। अब हम इसको डिफाइन कर रहे हैं और हम सिंपली लिख दे रहे हैं प्रिंट x प्लस वाई। सिंटैक्स पे मत जाइए, जस्ट समझिए कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। तो प्रोग्राम में कहीं पे हमने ऊपर जो है एक मेथड डिफाइन किया सम x y, और हमने कहा कि जब भी x और y ये करे कोई तो आप प्रिंट कर दीजिए। अब यूज़र से जो इनपुट हम लेंगे वो हम कुछ इस तरह से लेंगे सम 4,3, और ये जो फंक्शन है, ये जो मेथड है, ये अपने आप में डिफाइंड एक पूरा ऑपरेशन है इसमें, उसके हिसाब से 7 प्रिंट कर देगा। ये आउटपुट आएगा अपना, ठीक है। सो जब भी हम सम 4,3 कॉल करेंगे अपने प्रोग्राम में, हमारा आउटपुट जो है वो 7 दिखाएगा। सो ये है कि कोई मेथड क्या कर सकता है। वही इस मेथड के आर्गुमेंट्स हैं, उनको स्ट्रिंग ऐसा हमने बोला है, और यही आपको यहाँ डिफाइन किया गया है कि स्ट्रिंग ARGS इज यूज फॉर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स इन C#। कमांड लाइन के जो आर्ग्यूमेंट्स है, वाइल रनिंग द C# प्रोग्राम वी कैन पास वैल्यूज। जब भी हम C# प्रोग्राम पास करते हैं, जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा, हम उसमें वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ आर्ग्यूमेंट्स कहलाती हैं।
जो कि हम प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने सम में दिखाया कि यूज़र से हमने 2 वैल्यूज़ पास की, यूज़र से ली या हमने मैनुअली एंटर कर दी, और उन दोनों पास वैल्यूज़ के हिसाब से उसने वो काम किया जो हमने उसको डिफाइन किया है उस पर्टिकुलर मेथड या फंक्शन में। नाउ सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन, ये क्या है? सिस्टम जो है वो एक नेम स्पेस है, ठीक है। कंसोल एक क्लास है जो कि सिस्टम नेम स्पेस में डिफाइन की गई है, और राइट लाइन उस क्लास का एक मेथड है। सो नेम स्पेस डॉट क्लास नेम डॉट मेथड नेम, ये पूरा एक प्रोसेस बना, ठीक है। और फिर मेथड के अंदर हमने आर्गुमेंट पास किया हुआ है जो कि एक स्ट्रिंग है, राइट, जैसा हमने वहाँ पे लिखा था। सो सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड क्या करेगा, एक आर्गुमेंट लेगा हेलो वर्ल्ड, और जो भी उसकी डेफिनेशन होगी उस नेम स्पेस के, उस क्लास के, उस मेथड में, उसके हिसाब से काम करेगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन ये होती है कि जब भी कोई इस तरह से लिखे कंसोल डॉट राइट लाइन, यानी कंसोल क्लास का राइट लाइन मेथड जब भी कॉल हो, ठीक है, ये एक स्टैटिक मेथड होता है, तो क्या किया जाएगा कि वो स्क्रीन के ऊपर ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा, ठीक है। और ये जो राइट लाइन एक स्टैटिक मेथड है, हम कोई भी टेक्स्ट कंसोल के ऊपर, वही मैंने जो कहा कि प्रिंट करने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। तो नेम स्पेस, कंसोल एंड मेथड, ये आपको याद करना है। ये एक तरीका है जहाँ पे हमने प्रोग्राम स्टार्ट क्लास से किया और कोई भी नेम स्पेस हमने पहले कॉल नहीं किया। अगर आपने कभी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने यूज़ की है तो आप देखते हैं कि वहाँ पे ऊपर हम लोग लाइब्रेरीज़ को कॉल करते हैं पहले, सबसे पहले प्रोग्राम में, ताकि हमारा प्रोग्राम उन चीज़ों को समझ सके, उन क्लासेस को, उन मेथड्स को समझ सके। तो हम उसको यहीं इस लाइन में कर रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट मेथड ऑफ राइटिंग हेलो वर्ल्ड और प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड ऑन स्क्रीन। हम आते हैं अगला मेथड। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक नेम स्पेस प्रोग्राम में ऊपर ही डिफाइन करते हैं। रिमेंबर, ये जो पेज आपको दिख रहे हैं, जैसा पहले भी दिखा था, ये हम लोग का C# पेज है, ठीक है। जिस तरह से आपने कभी HTML यूज़ की होगी, तो आप HTML स्टार्ट करते हैं, HTML एंड करते हैं, तो वो HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसे हम सेव करते हैं .html एक्सटेंशन से। तो ये इस तरह के पेजेस भी आप नोटपैड पे ये लिख सकते हैं, और आप इसे सेव कर सकते हैं .cs एक्सटेंशन से। सो इस केस में इस CS पेज का नाम हो जाएगा program.cs, ठीक है, क्लास प्रोग्राम। नाउ ये एक अलग है, इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा मेन मेथड है जिसमें हम मेन काम कर रहे हैं, उसको उतना बल्कि नहीं बनाते, और हम एक सिस्टम को पहले ही कॉल कर लेते हैं, सिस्टम नाम के नेम स्पेस को पहले ही कॉल कर लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास को डिफाइन करते हैं, फिर हम अपना स्टैटिक वॉइड मेन एक फंक्शन बनाते हैं, और जो ये डिफाइन करता है कि कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या लिखा जाएगा, ठीक है। हम एक पब्लिक मॉडिफायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्लास एंड मेन मेथड के। जैसे हमने कहा कि पब्लिक क्लास प्रोग्राम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ठीक है। इसके पहले जब तक हम लोग इस तरह से लिख रहे थे बिना पब्लिक कीवर्ड के, तब तक क्या हो रहा था कि जो भी हम लोग के मेथड्स थे, ठीक है, वो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किए जा सकते थे। अगर हम उसमें पब्लिक कर देते, यानी कि ये पब्लिक हो गया, तो एक तरह से हम इस क्लास के बाहर भी इन मेथड्स को यूज़ करने की परमिशन देते हैं। इससे कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है, यानी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड कम होता है ना। जो नेम स्पेस है, ठीक है, हम उसके अंदर क्लासेस बना सकते हैं, ठीक है। ये एक जैसी क्लासेस को आपस में रिलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने लिखा यूजिंग सिस्टम और नेम स्पेस कंसोल एप्लीकेशन 1,
ठीक है, और उसके अंदर हमने लिखा पब्लिक क्लास प्रोग्राम। हम यहाँ पे एक नेम स्पेस खुद से डिफाइन कर रहे हैं। अब ये नेम स्पेस जो है, ठीक है, कैटेगराइज करने के लिए होता है क्लास को, ताकि हम जो है उसको यूज़ कर सकें। यानी कि हम किसी क्लास को एक नेम स्पेस के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि सिस्टम नेम स्पेस के अंदर कंसोल नाम की क्लास लिखी गई है या क्रिएट की गई है या डिफाइन की गई है, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे केस में कंसोल एप्लीकेशन 1 नाम के नेम स्पेस में फिर नेम स्पेस के अंदर क्लास डिफाइन की गई है, क्लास के अंदर एक मेथड डिफाइन किया गया है, और कुछ हम लोगों ने उससे उस मेथड के थ्रू कुछ अचीव किया है। तो ये भी एक तरीका है जिस तरह से हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये सब जो भी चीज़ें हैं हम प्रैक्टिकली काफ़ी डिटेल में देखेंगे आगे। हम लोग इसको यही सब हम लोग को सीखना है आगे के पार्ट में। ये ट्यूटोरियल जो पहला पार्ट है ये इसलिए बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ अब इसी के आधार पे आगे आप अपना करने लग जाइए। हम आपको एक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चीज़ें करके दिखाएंगे। ये बस आपको समझाने के लिए है कि ये जो पर्टिकुलर टर्म्स हैं जो हम लोग को कंफ्यूज करते हैं, जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स, नेम स्पेस, सिस्टम, तो हम उनकी एक हायरार्की बनाने की कोशिश की है कि किसके अंदर क्या होता है। ये हम लोग का एंड है। हम आपको एक और स्क्रीन दिखाते हैं जो हमको एक अच्छी रिसोर्स से मिली थी वेबसाइट से। सो हमें ये स्टैक ओवरफ्लो वेबसाइट पे एक किसी ने आंसर दिया था, उसको हमने यहाँ पे यूज़ किया है। सो नेम स्पेस इज़ अ लॉजिक ग्रुपिंग ऑफ क्लासेस दैट्स बिलोंग टू सेम फंक्शनैलिटी, ठीक है। मतलब सेम फंक्शनैलिटी वाली क्लासेस को हम लोग लॉजिकली अगर ग्रुप कर दें एक साथ तो उसे नेम स्पेस कहेंगे। इस डायग्राम से ये चीज़ क्लियर होती है कि नेम स्पेस एक अम्ब्रेला टर्म है, कह सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे क्लासेस आ रही हैं। और असेंबली इज़ अ चंक ऑफ प्री कंपाइल्ड कोड। नाउ असेंबली भी एक चीज़ होती है। तो आप बेसिकली इस तरह से समझ सकते हैं कि एक असेंबली के अंदर, मतलब अगर हम बहुत सारे नेम स्पेसेस को एक साथ असेंबल कर दें, ग्रुप कर दें, तो ये जो है इसमें बहुत सारे नेम स्पेसेस अगर आते हैं तो उसे असेंबली कहते हैं। और असेंबली जो है बिल्डिंग ब्लॉक होती है डॉटनेट फ्रेमवर्क एप्लीकेशंस की, ठीक है। इसमें वर्जन कंट्रोल, रीयूज, एक्टिवेशन, स्कोपिंग, सिक्योरिटी परमिशंस एक्सेट्रा की इसके अंदर जो है सब ये इस ब्लॉक में सब चीज़ें होती हैं। सो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में आगे भी डिस्कस करेंगे। ये पहला हम लोग का टॉपिक था, पहला लेक्चर था, जिसके अंदर हम लोगों ने आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि कोई भी C# क्या होता है, C# का एक बेसिक, C# के क्या फीचर्स हैं, C# किस तरह से फंक्शन करता है। हमने एक बहुत ही बेसिक प्रोग्राम दिखाया कि कंसोल पे C# से कैसे लिखा जा सकता है ना। जब C# को हमें वेब के साथ मर्ज करना होता है तब भी हम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो भी हम दिखाएंगे। इसमें ASP.NET वेब एप्लीकेशंस बन सकती हैं, ASP.NET विंडोज़ एप्लीकेशंस बन सकते हैं, वेब सर्विसेज बन सकते हैं, वेब फॉर्म्स है, MVC है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं C# से रिलेटेड तो आप जो है वो डाउट्स इसमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक्स।